अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपके लिए स्टार्ट किया था एक कोर्स जिसका नाम है फास्ट ट्रैक रिवीजन एक्सप्रेस, जो कि आपके बोर्ड के लिए प्योरली ओरिएंटेड होगा। और यहाँ पर आज हम क्लास 12th का एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस चैप्टर से आपको 7 मार्क्स फैच होंगे in boards examination. Let's discuss one by one what are the important questions. ये तो आपको पता ही है कि इस अगर आपको वो वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए, ये लिंक है, ये क्यूआर कोड है टेलीग्राम का, आप ये देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहली बात, ये सीवेज होता क्या है? इट इज अ म्युनिसिपल वेस्ट जो हमारे घरों वगैरह से निकलता है, तो उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सीवेज। तो सबसे पहली बात हम बोलेंगे कि ये जो सीवेज होता है, इट इज म्युनिसिपल वेस्ट। सर इसमें क्या क्या चीजें होती है? इट कंटेन्स, ध्यान से समझना, इट contains dissolved organic waste. जैसे हमें पता है डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या आएगा। एक ह्यूमन एक्सक्रीटा आएगा, फूड आइटम्स आएंगे, या डिसॉल्व्ड फूड हम बोल सकते हैं। फूड आइटम्स होंगे लेकिन इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, डिसॉल्व्ड फूड। और दूसरा जो कंपोनेंट इसका होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स अनडिसॉल्व्ड वेस्ट, जिसमें सैंड पार्टिकल्स आएंगे, सॉइल पार्टिकल्स आएंगे, पेबल्स आएंगे। दिस इज अनडिसॉल्व्ड वेस्ट। लेकिन याद रखिएगा इस सीवेज में जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। दिस इज मेजर कंपोनेंट, अब समझने की कोशिश करिए कि अगर जो हमारे घरों वगैरह से ये सीवेज निकलता है, अगर हम इसको डायरेक्टली डिस्पोज करेंगे इन वाटर बॉडीज, तो वहां पे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं इस सीवेज में, तो वहां पे क्या हो सकता है? डिजीजेस पैदा हो सकती हैं जो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और वहां से कुछ डेडली डिजीजेस भी अराइज हो सकती हैं। तो इस लिहाज से क्या हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस सीवेज में हम बोल सकते हैं इट ऑल्सो कंटेन्स disease causing microbes. सो अगर हम इस सीवेज को डायरेक्टली डिस्चार्ज करेंगे रिवर बॉडीज में, हम यही बात लिखेंगे, इफ सीवेज डायरेक्टली डिस्चार्ज्ड इन वाटर बॉडीज, अगर हम इसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करेंगे तो यहां से क्या होगा? पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, इस सीवेज को हम ट्रीट करेंगे ताकि ये लेस पोल्यूटिंग बन जाए, तब जाके हम इस सीवेज को डिस्पोज करेंगे इन वाटर बॉडीज में, जिसमें लेक आता है, रिवर आता है वगैरह। तो इस सीवेज को हम ट्रीट कहां पे करेंगे? उस प्लांट को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम ये बात भी नोट डाउन यहां पे करेंगे, तो हम बोलेंगे दिस सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो एसटीपीज,
टू मेक इट, शाबाश, टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग, ताकि इसमें जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो किसी हद तक डिक्रीज हो जाए। तो अगर हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट की, सीवेज ट्रीटमेंट में हम कैसे इस सीवेज को, जिसमें हाई पोल्यूशन है, इसको हम कैसे, इसका पोल्यूशन लेवल कैसे हम डिक्रीज कराएं, वो हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो मेजरली यहां पे दो प्रोसेसेस होते हैं। तो हम बोलेंगे जो सीवेज ट्रीटमेंट है, द सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, दो मेजर स्टेप्स इसमें आते हैं। नंबर 1 फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट या जिसको आप बोलते हो प्राइमरी ट्रीटमेंट। नंबर 2 इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको आप बोलते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे माइक्रोब्स का यूज होता है। फिजिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट यहां पे किसी भी माइक्रोब का यूज नहीं होता है। तो आइए सीखते हैं इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये जो दो मेन स्टेप्स हैं ये कैसे होते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो ध्यान से समझिए, सीवेज जो हमारे पास पहला ट्रीटमेंट है दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सिंपली क्या काम करते हैं, एक तो हम फिल्ट्रेशन कराएंगे, दूसरा सेडिमेंटेशन कराएंगे। ध्यान से समझिए, यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ये कैसे होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो ये हम मान के चलेंगे यहां से सीवेज एंटर करेगा। लेट्स सपोज इस इनलेट से सीवेज एंटर करेगा। ये मान लिया हमने, ये सीवेज एंटर कर गया, दिस इज सीवेज, दिस इज सीवेज। तो सबसे पहला स्टेप जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होगा इट इज फिल्ट्रेशन। सर फिल्ट्रेशन कैसा होगा? याद रखिए फिल्ट्रेशन होगा सीक्वेंस वाइज, दैट इज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में हम सिंपली क्या काम करते हैं, हम छन्नी लगाते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा जब चाय बनाते हैं उसमें वो चाय की पत्ती होती है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक दैट, ठीक है ना, तो वो उसमें छन्नी लगाते हैं और उसको सेपरेट करते हैं। सेम यहां पर भी होता है। जो बड़े बड़े सॉइल के जो अनडिजॉल्व्ड वेस्ट होगा, कचरा वगैरह जो इस सीवेज में होगा अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में, बड़ा बड़ा लार्ज साइज का, वो यहीं पे रह जाएगा जब हम इसकी सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे। तो यहां पर हम जब हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा, जो बड़ा बड़ा सॉइल जो बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा अनडिजॉल्व्ड फॉर्म में होगा, वो यहां से फिल्टर होकर अब दूसरा स्टेज हम इसका करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में आप डेफिनेटली बोलेंगे सर यहां पर जो सीवेज है इसमें डिजॉल्व्ड वेस्ट मिलेगा किसी हद तक। तो ये है हमारे पास नंबर 2 स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट का, दैट इज सेडिमेंटेशन। दिस इज सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक टैंक होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेटलिंग टैंक। यहां पे हम कोई भी एजिटेशन नहीं करते हैं, जितने भी सॉइल पार्टिकल छोटे छोटे ग्रिट वगैरह होगा वो सेटल हो जाएगा एट द बॉटम, और ऊपर रहेगा सीवेज इन विच डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट इज प्रेजेंट। दिस इज सिंपल। तो यहां पे क्या होगा, बॉटम में इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो ग्रिट वगैरह होगा
it will settle down at the bottom. और ऊपर आप देख सकते हो सीवेज रहेगा, जिस सीवेज में डेफिनेटली क्या चीज प्रेजेंट होगी, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। तो याद रखिए, दिस सीवेज which contains dissolved organic waste, this is nothing but primary effluent. This is primary effluent. तो ये सेडिमेंट हो जाएगा, इसका जो डिसॉल्व्ड जो अनडिसॉल्व्ड वेस्ट इसका होगा, ये सेटल हो जाएगा एट द बॉटम। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, प्राइमरी स्लज। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। इस प्राइमरी स्लज का हम क्या करेंगे, इसका हम एनारोबिक डाइजेशन कराएंगे, एनारोबिक डाइजेशन कराएंगे, और यहां से मैन्योर वगैरह बनेगा। तो ये हो गया इसका पंगा खत्म। अब हमारे पास ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा डिसॉल्व्ड फॉर्म में होगा, तो मैं यहां पे मेंशन करके रखूंगा, ये जो हमारे पास प्राइमरी इफ्लुएंट है, इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। अब हम इस प्राइमरी इफ्लुएंट को ट्रांसफर कराएंगे। अब हम इसी प्राइमरी इफ्लुएंट का दूसरा स्टेप खेलेंगे, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या काम करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, यहां पे माइक्रोब्स वगैरह यूज होंगे। तो इस प्राइमरी इफ्लुएंट को ध्यान से समझे, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम यहां से ट्रांसफर कराएंगे दूसरे टैंक में। सो लेट अस कॉल दिस टैंक 1। इसका हमने नाम रख दिया टैंक 1। इस टैंक 1 में क्या हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी एरोबिक डाइजेशन। ध्यान से समझिए, यहां पे हो जाएगी एरोबिक डाइजेशन। ये जो हमने प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रांसफर कराया इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक से टैंक 1 में, इस टैंक 1 में क्या होगा, एनारोबिक डाइजेशन होगी, एनारोबिक डाइजेशन होगी। दूसरी बात हम बोलेंगे, एनारोबिक डाइजेशन अगर करानी है तो कौन कराएगा, यहां पे यूज होंगे एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया आर यूज्ड, एरोबिक बैक्टीरिया आर यूज्ड, यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया यूज होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हमें कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन पंप करना पड़ेगा। O2 इज पंप्ड इनटू इट। तो मोटर वगैरह लगाकर हम इस एरिएशन टैंक में क्या काम करेंगे, यहां पे हम ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली पंप करते रहेंगे और इसको मैकेनिकली एजिटेट करते रहेंगे। मैकेनिक कंटिन्यूअसली एजिटेटेड मैकेनिकली कशर पे आज कंटिन्यूअसली छोक दुन। सही बात है ना। तो इस टैंक को हम बोलते हैं, इस टैंक को हम बोलते हैं एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक या टैंक 1 भी आप इसको नाम बोलते हो। यहां से भाई साहब स्टार्ट होता है टैंक 1 से सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल प्रोसेस। और ये काम करते करते ध्यान से समझिएगा, ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगल फ्लैमेंट्स, प्लस फंगल फिलामेंट्स।
तो जब ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा, ये यहां पर मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मान के चलो ये फंगल फिलामेंट्स हैं, ये फंगल फिलामेंट्स हैं, इनमें एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई और ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी मैश लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स का जन्म कहां पे हुआ? टैंक 1 एरेशन टैंक में हो गया। तो अब जाके हम क्या काम करेंगे, अब हम इस पूरे जो यहां पर प्राइमरी इफ्लुएंट एरेशन टैंक में है, इसको हम पास कराएंगे, इसको हम ट्रांसफर कराएंगे टैंक 2 में, इसको हम टैंक 2 में ट्रांसफर कराएंगे इस तरीके से। तो लेट अस कॉल दिस टैंक 2, दिस इज टैंक 2। यहां पे क्या होगा, यहां पे हम सेडिमेंटेशन कराएंगे आराम से, दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक, दिस इज सेटलिंग टैंक। दिस इज सेटलिंग टैंक। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम इसको एजिटेट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो यहां पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स बने थे ये यहां पे सेडिमेंट हो जाएंगे एट द बॉटम। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम बोलेंगे फ्लॉक्स सेटल एट बॉटम, फ्लॉक्स सेटल एट बॉटम। तो ये जो फ्लॉक्स हमारे पास है ये सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम। इसमें आपको पता होना चाहिए इस फ्लॉक में क्या है, शाबाश, एक तो फंगल फिलामेंट्स हैं और हमारे पास यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया है। अब ऊपर जो बचेगा इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। दिस इज नथिंग बट सेकेंडरी इफ्लुएंट, दिस इज सेकेंडरी इफ्लुएंट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, जब हमने एरिएशन टैंक की बात की, टैंक 1 की बात की, यहां पे किसी हद तक इन एरोबिक बैक्टीरिया ने डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट किया, जिसकी वजह से टैंक 1 में सीवेज का बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ। अब यहां पे दूसरी टर्म आई बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है, ध्यान से समझिए, इस चीज को भी हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम क्या बोलेंगे, इस टैंक 1 में, इस टैंक 1 में क्या हुआ, बीओडी is significantly reduced। अब यहां पे यह जरूरी बात है कि हम इस बीओडी को समझने की कोशिश करेंगे। ये शॉर्ट आंसर भी आपको पूछ सकते हैं। पहली बात, ये जो बीओडी है इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए इस बीओडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान के चलेंगे हमारे पास 1 लीटर सीवेज है, लेट अस सपोज दिस इज 1 लीटर सीवेज, दिस इज 1 लीटर सीवेज। इस 1 लीटर सीवेज को, ये 1 लीटर सीवेज, इसको कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा? जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करेगा एरोबिक बैक्टीरिया। तो ध्यान से समझिए, 1 लीटर ऑफ सीवेज को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा? कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा? जो ऑक्सीजन कौन यूज करेगा? शाबाश, एरोबिक बैक्टीरिया, ताकि ये हमें प्योर बने, ताकि इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो हम बोल सकते हैं, समझे इस बात को, तो हम बोल सकते हैं जो बीओडी है
हम बोलेंगे इसको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, amount of oxygen required, amount of oxygen required by 1 liter of sewage to completely dissolve, या हम बोलेंगे to completely eradicate ऑर्गेनिक वेस्ट, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। याद रखिएगा, ये जो ऑक्सीजन यहां पे यूज होगा उसको कौन एक्चुअली यूज करेगा? O2 एक्चुअली यूज्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। क्या यहां तक बात क्लियर है? बीओडी को हमने डिफाइन किया कि भाई कितना O2 रिक्वायर होगा जो एरोबिक बैक्टीरिया यूज करेगा टू डिसॉल्व या टू इरेडिकेट या टू डाइजेस्ट कंप्लीट ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन दैट 1 लीटर ऑफ सीवेज। इन द सेम मैनर यहां पे हमने क्या बोला, इस एरिएशन टैंक के अंदर, टैंक 1 के अंदर जो बीओडी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे आप बोलेंगे सर इसका मतलब बीओडी ज्यादा, ध्यान से समझिए इस पॉइंट की ओर, बीओडी ज्यादा तो पोल्यूशन ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। बीओडी कम, पोल्यूशन कम, बिल्कुल सही बात है, शाबाश। तो यहां से हम बता सकते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज हाई, अगर ज्यादा होगा इसका मतलब है पोल्यूशन इज हाई, पानी के अंदर जो पोल्यूशन है वो हाई है, एंड वाइस वर्सा। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो आइए देखते हैं, यहां पे जब बीओडी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ तब जाके इस इफ्लुएंट को हमने ट्रांसफर कराया टैंक 2 में, जिसको हमने नाम दिया सेटलिंग टैंक। और यहां पे क्या हुआ, जो फ्लॉक्स बने थे, बैक्टीरियल फ्लॉक्स बने थे, ये सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम। अब जाके जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है, अब ये बन गया है लेस पोल्यूटिंग। अब हम इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को, ध्यान से समझिए, अब हम इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब हम इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये हमने डिस्चार्ज कर दिया सेकेंडरी इफ्लुएंट डिस्चार्ज्ड इन वाटर बॉडीज, इसको हमने डिस्चार्ज कर दिया वाटर बॉडी में। बात समझ में आ रही? इट इज लेस पोल्यूटिंग एज कंपेयर टू दिस सीवेज जो पहले हमने एंटर करा था। अब ध्यान से समझिए, अब अगर हमें यहां पे इन एरोबिक बैक्टीरिया टैंक 1 में, ध्यान से समझिए, एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को एनहांस करना है, जरूरी करना है, ताकि यहां पे जो बीओडी है ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाए। तो हम क्या काम करेंगे, हम थोड़ा सा जो यहां पे, ध्यान से समझिएगा, पूरा नहीं, थोड़ा स्मॉल अमाउंट, किसका स्मॉल अमाउंट? बैक्टीरियल फ्लॉक्स का, जो सेटल हुआ था इन द टैंक 2, इसको हम ट्रांसपोर्ट कराएंगे टैंक 1 में, ताकि ये यहां पर एक्ट करे एज इनोकुलम, ये एक्ट करे एज स्टार्टर मटेरियल। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, ध्यान से समझिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लज, इसको आप यहां पे बोलते हो सेकेंडरी स्लज, सेकेंडरी एक्टिवेटेड स्लज। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लज ट्रांसफर्ड टू टैंक 1, क्यों? क्योंकि यहां पे एक्ट करे इनोकुलम, ताकि यहां पर टैंक 1 में ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया अच्छे से बढ़े, अच्छे से काम करे। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, अब जो इसका मेजर कंपोनेंट है,
किसका मेजर कंपोनेंट? सेकेंडरी स्लज का जो मेजर कंपोनेंट है, ध्यान से समझिए, सेकेंडरी स्लज का मेजर कंपोनेंट हम टैंक 3 में ट्रांसपोर्ट कराएंगे। यहां से मैं दिखाता हूं, यह हमने ट्रांसपोर्ट कराया इसका मेजर पार्ट, तो हम बोलेंगे यहां पर मेजर पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्लज is transferred to टैंक 3। ये हमारे पास टैंक 3 है, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। दिस इज एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, दिस इज एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। यहां पे हम क्या काम करेंगे? यहां पे एनारोबिक डाइजेशन होगी। किसकी एनारोबिक डाइजेशन होगी? इस सेकेंडरी स्लज की। और यहां से हमें क्या बनेगा? यहां से हमें, ध्यान से समझे, यहां से होगा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यहां से होगा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, यहां से होगा प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जिस बायोगैस में क्या क्या आता है? शाबाश, मीथेन आता है, CO2 आता है, H2S आता है, एटसेट्रा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि भाई कैसे होता है सीवेज का, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट। व्हाट इज द प्रोसीजर इनसाइड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? कैसे हम सीवेज को जो हमारे घरों से निकलता है किसको किस तरीके से हम इसको लेस पोल्यूटिंग बनाते हैं इनसाइड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये है एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म जो हमें कम से कम आना चाहिए। तो इंडिया में जो मेजर रिवर्स है उनको बचाने के लिए एफर्ट्स लगाए गए बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने 2 मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। तो मैं इसको यहां पे समअप करता हूं। टू प्रिवेंट, ध्यान से समझिए, हिंदुस्तान के मेजर रिवर्स को बचाने से, किससे बचाने से? सीवेज पोल्यूशन से। टू प्रिवेंट मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, किससे? फ्रॉम सीवेज पोल्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो इन्होंने इसके तहत इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने बिल्ड मनी STPs, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को इन्होंने लगाया, जिसमें आता है हमारे पास गंगा एक्शन प्लान, रिवर गंगा के रिलेटेड गंगा एक्शन प्लान, और हमारे पास आता है दूसरा यमुना एक्शन प्लान। आई होप इट इज डन, इट इज मोर देन सफिशिएंट, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। घरों में हम इन माइक्रोब्स को कैसे यूज करते हैं, इनका रोल क्या होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्ड फॉर्मेशन। अगर हम देखेंगे कर्ड फॉर्मेशन में क्या माइक्रोब्स का यूज होता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यूज होता है। तो आइए देखते हैं, जब कर्ड बनाना होता है तो कर्ड कैसे बनता है। पहले इंपॉर्टेंट बात, जो कर्ड होता है ये मिल्क से बनता है, ये मिल्क से बनता है। अब आप बोलेंगे इस मिल्क में क्या क्या होता है? तो अगर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ मिल्क, कंपोजिशन ऑफ मिल्क, तो याद रखिए मिल्क में एक तो होगा फैट, इसमें होगा प्रोटीन, इसमें होगा वाटर,
इसमें होगा शुगर्स, जैसे लैक्टोस हमारे पास है। तो प्रोटीन अगर आप याद रखेंगे, प्रोटीन का नाम यहां पे दैट इज कैसीन। सही बात है ना। दूसरी बात हम बोलेंगे जो मिल्क होता है, इसमें ध्यान से समझिए, मिल्क में जो वाटर एंड फैट होता है, वाटर एंड फैट आर हेल्ड टुगेदर, ये आपस में बंद होते हैं, आर हेल्ड टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर बाय अ प्रोटीन, बाय अ प्रोटीन जिसको हमने नाम दिया कैसीन। एक कैसीन नाम का प्रोटीन यहां पे होता है जो इस वाटर और फैट को बांधे रखता है। अब क्या होगा, हमें क्या काम करना होता है, ध्यान से समझिए। कर्ड फॉर्मेशन में हम क्या काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कर्ड फॉर्मेशन में हम वार्म मिल्क लेते हैं, वार्म मिल्क लेते हैं, मिल्क का वार्म होना जरूरी है। और इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं इनोकुलम, इनोकुलम जिसको हम स्टार्टर मटेरियल बोलते हैं, स्टार्टर मटेरियल या था कशर पर जोवरुन। तो इस इनोकुलम से क्या होगा, इसमें होता है, ये एक्चुअली होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड which contains millions of lactic acid bacteria। तो यहां से हमें यह बात भी समझ में आ गई, जो बैक्टीरिया यहां पे यूज होता है, माइक्रोब यहां पे यूज होता है, वो बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, Lactobacillus acidophilus is the bacteria which is used here, या is the microbe which is used here in curd formation। अब क्या होगा, जब हमने इस वार्म मिल्क में एक स्टार्टर मटेरियल यूज किया, कर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, जिसमें बहुत सारे लैब है। अब ये यहां पे लैब क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, लैब, ध्यान से समझिए, लैब कन्वर्ट्स शुगर इंटू लैक्टिक एसिड, यहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी किसके द्वारा, इसी बैक्टीरिया के द्वारा जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये मिल्क में प्रेजेंट शुगर को कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में। अब यही लैक्टिक एसिड क्या काम करेगा, ये पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, इट पार्शियली डाइजेस्ट्स किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। इट पार्शियली डाइजेस्ट्स प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, जो मिल्क में प्रेजेंट है, प्रोटीन, ये इसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। कौन, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां से बना, लैक्टोस शुगर से बना। शुगर कहां पे है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट है। अब इस पार्शियल डाइजेशन की वजह से ड्यू टू दिस मिल्क गेट्स कोगुलेटेड, ये मिल्क कोगुलेट हो जाएगा, ये जम जाएगा और आपके पास कर्ड बनेगा। दिस इज सिंपल। लेकिन याद रखिएगा, मिल्क में जब आप स्टार्टर मटेरियल ऐड करते हो उस टाइम पे मिल्क थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। द रीजन इज जो आप स्टार्टर मटेरियल उसमें ऐड करते हो, उसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो मल्टीप्लाई करता है एट सूटेबल टेम्परेचर, इसलिए आपको थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा उस टाइम पे दूध को। सही बात है ना। तो कर्ड इस तरीके से बनाते हैं, दिस इज कर्ड फॉर्मेशन। तो अगर आप देखोगे जो कर्ड होता है, यहां से हम लिखेंगे एक दो बातें। ये जो हमारे पास कर्ड होता है, इट इज रिच इन विटामिन B12, जिसको आप कोबाल अमीन बोलते हो, ठीक है ना। तो ये विटामिन B12 क्या करता है, मेक्स इम्यून सिस्टम हेल्दी। और क्या काम करता है, ये
makes nerve cells stronger, makes nerve cells healthier. ये नर्व सेल्स को हेल्दी रखता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा खासा बनाता है, हेल्दी बनाता है. क्या यहां तक बात क्लियर है? और दूसरी बात, जो कर्ड में हमारे पास लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, लैब होते हैं मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये क्या काम करता है? इट चेक्स द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन आवर स्टोमक. जो हमारे स्टोमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स बनते हैं, उनको अंडर चेक, उनको खत्म करता है कौन? यही लैब जो किस में होता है? कर्ड में होता है. सो दिस इज sufficient, I think, related to curd formation. Now we have another topic या सब टॉपिक, चीज फॉर्मेशन, जो हम घरों में बनाते हैं, सामान जिसको बोलते हैं. तो चीज फॉर्मेशन में हम क्या काम करते हैं? चीज फॉर्मेशन में हम क्या काम करते हैं? सो लेट्स राइट इट हियर. चीज फॉर्मेशन. तो आपको पता होना चाहिए चीज फॉर्मेशन भी कहां से होता है. जो चीज होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, इसको भी हम मिल्क से बनाते हैं. कैसे? थोड़ा सा आपने घर में देखा होगा, यूजुअल प्रैक्टिस होती है, हमारे मम्मी लोग वगैरह बनाते हैं, सिंपल सी बात है. तो क्या होता है, ये मिल्क लेते हैं और मिल्क का करते हैं चेंज पीएच. इसका करते हैं चेंज पीएच बाय एडिंग सम एसिड्स. आपने घर में देखा होगा, ज्यादातर नींबू भी लेते हैं, ठीक है ना. तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? जो प्रोटीन है, प्रोटीन इन द मिल्क, प्रोटीन इन मिल्क, इस चेंज ऑफ पीएच की वजह से क्या होगा? प्रोटीन इन मिल्क गेट्स डीनेचर्ड, वो डीनेचर हो जाएगा. ये मान के चलिए, ये हमारे पास वाटर था और ये यहां से फैट था. जो हमने अभी देखा, मिल्क में क्या क्या होता है? वाटर होता है, फैट होता है. लेकिन ये जो वाटर और फैट होता है, ये आपस में बंधा होता है बाय मीन्स ऑफ ए प्रोटीन. अब देखिए, जब प्रोटीन की यहां पे डिनेचुरेशन हो जाएगी, आपको क्या लगेगा? आपको क्या दिखेगा? ध्यान से समझिए. वाटर एंड फैट आर सेपरेटेड नाउ. वाटर एंड फैट गेट सेपरेटेड. तो याद रखिएगा, प्रोटीन खत्म नहीं हुआ, प्रोटीन अभी भी प्रेजेंट है. प्रोटीन स्टिल प्रेजेंट, प्रोटीन स्टिल प्रेजेंट. लेकिन यहां पे क्या हुआ? वाटर एंड फैट सेपरेट हुआ. अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे? इस वाटर एंड फैट में से वाटर को हम सेपरेट करेंगे बाय अप्लाइंग सम फोर्स और बाय एडिंग सम साल्ट. सिंपल सी बात है. तो यहां पे हम क्या काम करेंगे? वाटर इज एक्सपेल्ड आउट, या हम बोलेंगे वाटर इज रिमूव्ड, वाटर इज रिमूव्ड बाय एडिंग some salt or by applying pressure, or by applying pressure. और ये पानी सारा ऊज आउट हो जाएगा और इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा. और वो प्रोडक्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, चीज होगा. लेकिन याद रखिए, फाइनल सेटअप होता है राइपनिंग. इसके बाद फाइनल सेटअप होता है राइपनिंग. प्रोडक्ट चीज हमें मिलता है, इसके बाद हम राइपनिंग कराते हैं. राइपनिंग इज डन बाय यूजिंग, राइपनिंग में ही हम
कुछ माइक्रोब्स का यूज करते हैं। राइपनिंग इज डन बाय यूजिंग माइक्रोब्स। याद रखिए लास्ट स्टेप पे हम राइपनिंग करते हैं, लास्ट स्टेप हमारा राइपनिंग का होता है, इसके बाद प्रोडक्ट बनने का बाद राइपनिंग होता है, और राइपनिंग में हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और याद रखिएगा ये जो चीज होता है इसका टेस्ट कैसा होगा, इसका फ्लेवर कैसा होगा, वो सारा डिपेंड करेगा आपने कौन सा माइक्रोब यूज किया है ड्यूरिंग द राइपनिंग। बात समझ में आ रही है? तो हम बोलेंगे फाइनल टेक्सचर, फाइनल टेक्सचर comma taste depends on microbe used, depends on microbe used कब? during ripening, during ripening, राइपनिंग स्टेप में आपने किस माइक्रोब को यूज किया वो डिसाइड करेगा फाइनल टेक्सचर टेस्ट ऑफ योर चीज। सही बात है ना? तो हमारे पास इस लिहाज से दो तरीके की चीज अवेलेबल है। एक को हम बोलते हैं स्विस चीज, स्विस चीज। दूसरा हमारे पास होता है रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज। देखिए भाई स्विस चीज में क्या होता है, इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, large holes are present, large holes are present, इसमें large holes होते हैं। लेकिन ये जो रॉकफोर्ट चीज है इसमें स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होल्स प्रेजेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्विस चीज है यहां पर माइक्रोब यूज होता है, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूज्ड ड्यूरिंग राइपनिंग, बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम है प्रोपियोनो बैक्टीरियम, प्रोपियोनो बैक्टीरियम, प्रोपियोनो बैक्टीरियम शर्मनई। यहां पर जो हमारे पास स्विस चीज है यहां पर बड़े होल्स होते हैं, और बैक्टीरिया यूज्ड एट द टाइम ऑफ राइपनिंग जो यूज होता है दैट इज प्रोपियोनो बैक्टीरियम शर्मनई। और यहां पर माइक्रोब जो यूज होता है वो फंजे होता है, जिस फंजे का नाम है पेंसिलियम, पेंसिलियम रॉकफोर्टाई, पेंसिलियम रॉकफोर्टाई। तो ये हमारे पास चीज फॉर्मेशन के रिलेटेड थोड़ा सा था। नाउ वी हैव एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स। क्या रोल होता है माइक्रोब्स का एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड? तो सबसे पहले टर्म जो हमारे पास यहां पे है इट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एंटीबायोटिक्स दो ग्रीक वर्ड्स से बना है, दो ग्रीक वर्ड्स से बना है जो क्या क्या है? एक है एंटी, इसका मतलब होता है अगेंस्ट। दूसरा है बायोस, इसका मतलब है लाइफ। दैट मीन्स एंटीबायोटिक्स का मतलब है अगेंस्ट द लाइफ, बिल्कुल। लेकिन किसके अगेंस्ट? किस लाइफ के अगेंस्ट? उन माइक्रोब्स की अगेंस्ट है, होता है जो डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो हम यहां पे बोलेंगे एंटीबायोटिक्स और अगेंस्ट लाइफ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉज करते हैं उन माइक्रोब्स को ये किल करता है, इसीलिए इसका नाम है एंटीबायोटिक। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोस मीन्स लाइफ। लेकिन यहां पे याद रखिएगा किसकी लाइफ के खिलाफ है ये? उन माइक्रोब्स की लाइफ के खिलाफ जो डिजीज कॉज कराते हैं। लेकिन साथ ही में याद रखिएगा जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स आर प्रो लाइफ,
आर प्रो लाइफ। व्हेन वी टॉक ऑफ ह्यूमंस, जब हम इंसानों की बात करेंगे, इंसानों की लाइफ के खिलाफ ये नहीं होता है, इंसानों की लाइफ को ये साथ देता है और उन माइक्रोब्स को खत्म करता है जो डिजीज कॉज करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगर हम थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के ऊपर जाएंगे, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक की अगर हम बात करेंगे, तो याद रखिए, आपको पता होना चाहिए, ये कोई छुपी बात नहीं है। डिस्कवरी में जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, इसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। और यह काम किसने किया? बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखते हैं कैसे इसने किया, लेकिन यह बात याद रखिए, इसकी जो डिस्कवरी है, इस एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये एक्सीडेंटल थी। मतलब जो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, इसको ये ऐसे नहीं गया था लैब में कि भाई मुझे पेनिसिलिन निकालना है वगैरह, एंटीबायोटिक निकालना, नहीं, ये कुछ और काम कर रहा था, वो हम देखेंगे। तो इसको एक्सीडेंटली मिल गया वहां पे कुछ केमिकल, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इज एक्सीडेंटल। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इज एक्सीडेंटल, ये याद रखिए। तो आइए देखते हैं, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ये काम कर रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन, यहां से हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये काम कर रहा था, वर्कड ऑन स्टेफाइलोकोकाई, जो कि बैक्टीरिया है, ये इसके ऊपर काम कर रहा था। तो अचानक से इसने क्या काम किया, ध्यान से समझिए। जब ये शाम को घर निकला, इसको जिस कल्चर प्लेट के ऊपर ये इन बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा था, तो गलती से इसको एक कल्चर प्लेट वहीं पे रह गया अनवॉश्ड, इसने उसको धोया नहीं। और अगले दिन जब ये वापस आया, ये हम मान के चलेंगे ये कल्चर प्लेट है, ये कल्चर प्लेट है। इस कल्चर प्लेट के ऊपर ये किसको ग्रो करा रहा था? दिस इज स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकाई। और जब ये शाम को निकला घर, मैंने जैसे बोला, ये भूल गया एक कल्चर प्लेट को छोड़ धोना। जब ये अगले दिन आया, इसने देखा इसी अनवॉश्ड कल्चर प्लेट के ऊपर, पेट्री डिश के ऊपर, एक मोल्ड क्रिएट हो गया था, एक मोल्ड बना था, जो कुछ नहीं था, जो फंजे था। लेकिन खास बात क्या थी, पहले हम इस बात को लिखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिए। ही नोटिस्ड फॉर्मेशन ऑफ मोल्ड, जो कुछ नहीं है, फंजे हैं, इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स। और इसके बाद इसने क्या देखा, जब इसने मोल्ड देखा, ध्यान से समझिए, इसने ये मोल्ड देखा, ये मोल्ड बना था, मतलब फंजे बना था, फंजे का जन्म हुआ था इस अनवॉश्ड कल्चर प्लेट के ऊपर। और इसने नोटिस किया, इसने क्या नोटिस किया कि इस मोल्ड के आसपास ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा था। भाई मेरे, कल्चर प्लेट के ऊपर स्टेफाइलोकोकाई ग्रो हो रहा था, लेकिन उस रीजन के आसपास नहीं ग्रो हो रहा था जहां पे ये मोल्ड था। बात समझ में आ रही थी? तो हम क्या बोलेंगे,
बैक्टीरिया does not grow around this mold, जो फंजे हमारे पास है। तो इसने क्या देखा? मोल्ड सिक्रीटेड ए केमिकल, ये केमिकल ग्रो कर रहा था, जिस केमिकल की वजह से, शाबाश, जिस केमिकल की वजह से इस मोल्ड के अराउंड ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। और इस केमिकल को इसने नाम दिया, he named this chemical as penicillin। क्यों नाम दिया पेनिसिलिन, और कोई नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो मोल्ड था, आफ्टर द नेम ऑफ मोल्ड, जो फंजे था वो कोई नहीं था, वो था पेनिसिलियम नोटेटम। इसी के नाम के बेसिस पे इसने इस केमिकल को नाम दिया पेनिसिलिन। तो इस तरीके से डिस्कवर हो गया पहला एंटीबायोटिक जिसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। अब इस पेनिसिलिन का रोल एज एंटीबायोटिक दुनिया के सामने दो साइंटिस्ट ने लाया, एक का नाम है फ्लोरी, दूसरा नाम है अर्नेस्ट चेन। तो याद रखिए, रोल ऑफ पेनिसिलिन एज एंटीबायोटिक डन बाय, ये काम किसने किया? अर्नेस्ट चेन, और दूसरे का नाम था हॉवर्ड फ्लोरी। और इसी जिमन में इन तीनों साइंटिस्ट्स को, किसको शाबाश? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी in 1945 awarded by Nobel Prize, इनको नोबेल प्राइज दिया गया, इन तीनों को। बात समझ में आ रही? बहुत ही आसान है। तो अगर आप देखोगे, बहुत सारी डेडली डिजीजेस क्योर होती हैं बाय एंटीबायोटिक्स। मेनी डेडली डिजीजेस क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। many deadly diseases cured by, जो किससे ठीक होगी? cured by antibiotics और जैसे लेप्रोसी है हमारे पास, डिप्थीरिया है, वूफिंग कफ है, प्लेजरा है, एटसेट्रा। तो बहुत सारी डिजीजेस क्योर होती हैं। ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज के नाम मैंने लिखे जिनको जो क्योर होती हैं बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज अबाउट एंटीबायोटिक्स। तो ये हमारा हमने देखा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स। ऑब्वियस सी बात है, जो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ वो फंजे से ही हुआ जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और कैसे हुआ वो भी हमने देख लिया। नाउ वी हैव एक्सप्लेन अ रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। देखिए, आपको पता होना चाहिए आज के दिनों में नाउअडेज जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आर बीइंग ओवर यूज्ड। हमारे खेतों में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है,
chemical fertilizers are being overused. अब ठीक बात है, ओवर यूज हो रहे हैं, तो मसला क्या है? अरे भाई मसला कुछ नहीं था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है. दिस कॉजेज पोल्यूशन. दिस कॉजेज पोल्यूशन. चाहे आप सॉइल पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात करें, एटसेट्रा. मकसद की बात यह है कि भाई जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं अच्छी तादाद में आज के दिनों या रिसेंटली, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. तो जरूरत इस बात की है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हमने रिड्यूस करना है ताकि हम इस पोल्यूशन से बचे. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस use of such toxic chemical fertilizers. इन टॉक्सिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हमने बहुत कम करना है. तो कैसे कर सकते? याद रखिए, कैसे कर सकते, कैसे हम इनका यूज कम कर सकते. तो हम यहां पे यूज करेंगे बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स. ध्यान से समझिए, बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स. बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स. अब आप बोलेंगे सर ये बायो फर्टिलाइजर्स है क्या? अरे भाई ये कोई खाद नहीं है, ये कोई केमिकल नहीं है. बायो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच इंक्रीज द न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑफ द सॉइल. ठीक है ना? तो बायो फर्टिलाइजर्स हमारे पास क्या है? दीज आर ऑर्गेनिजम्स. दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच इंक्रीज द न्यूट्रिएंट सप्लाई, which increase the nutrient supply to the soil without causing any harm, without causing any pollution. This is what is called as biofertilizers. तो ठीक बात है, यह हमें मसला समझ में आ गया. लेकिन अब हमें यह पता करना है कि भाई कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हम यूज कर सकते हैं एज बायोफर्टिलाइजर. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है. राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में जाकर रूट नोड्यूल बनाता है और वहां पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट को दे देता है. तो ऐसे ही हमने एग्जाम्पल बोली है. देखिए ये यहां पे लिख के है, हमारे पास है राइजोबियम. तो ये होता है प्रेजेंट सिम्बायोटिकली विदिन रूट नोड्यूल्स of leguminous plants and fixes atmospheric nitrogen. ये रूट नोड्यूल्स में रहकर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और प्लांट को दे देता है. कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं किया. बात समझ में आ रही है? दूसरा, एजोटोबैक्टर एंड स्पाइरुलम. ये होते हैं फ्री लिविंग. फ्री लिविंग मतलब ये किसी प्लांट के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं. फ्री लिविंग मतलब ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड सॉइल. और ये भी क्या काम करते हैं? फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सही बात है ना? इसके बाद हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है. साइनोबैक्टीरिया में जैसे हमारे पास एनाबीना है, नॉस्टॉक है, तो याद रखिएगा ये भी फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर प्लांट. सही बात है.
और नंबर लास्ट एग्जाम्पल वी हैव फंजी। तो आपने सुना होगा, मशहूर सी बात है, फंजी क्या काम करता है? ये रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के साथ एक एसोसिएशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजी। फॉर्म्स symbiotic association, forms symbiotic association with roots of higher plants, जिसको आप बोलते हो माइकोराइजा। माइकोराइजा, तो याद रखिए माइकोराइजा में क्या क्या आएगा। देखिए भाई, माइकोराइजा में क्या क्या आएगा। माइकोराइजा में जो फंगल पार्टनर होता है, जो फंगल पार्टनर होता है जिसको आप माइकोबायोट बोलते हो, जिसको आप माइकोबायोट बोलते हो, ये जो फंगल पार्टनर यहां पे होता है, ये बिलोंग करता है एक जीनस जिसका नाम है ग्लोमस। बिलोंग्स टू जीनस, बिलोंग्स टू ग्लोमस जीनस। तो ये क्या करता है? ये सॉइल से, फंगल पार्टनर यहां पे सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट को देता है। एब्जॉर्ब्स फास्फोरस, absorbs phosphorus from soil and transfers it to plants, जिसके साथ ये एसोसिएशन में होगा। सही बात है। also protects the root, also protects the root फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस से इस रूट को बचाता है। सो दिस इज माइकोराइजी। तो इस तरीके से हम कुछ ऑर्गेनिजम्स का यूज करके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाई इंक्रीज करा सकते हैं विदाउट कॉजिंग पोल्यूशन, बाय यूजिंग जो पोल्यूशन कॉज होता था किसकी वजह से? केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। लेट्स मूव टू अनदर, डिस्कस ब्रीफली बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट को हमें ब्रीफली डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये बायोगैस है, बायोगैस होता क्या है? सिंपल सी बात है, बायोगैस होता है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक CH4 है, CO2 है, H2 है, और भी बहुत सारे हैं। याद रखिए, जो यहां पर मीथेन गैस है, इट इज मेजर कंपोनेंट, इट इज मेजर कंपोनेंट। पहले हमने सीखा बायोगैस होता क्या है। दूसरी बात, हम बोलेंगे बायोगैस कैसे बनता है। बात समझ में आ रही है? तो हम बोलेंगे जो बायोगैस होता है, बायोगैस इज प्रिपेयर्ड by anaerobic digestion, by anaerobic digestion of wastes। वेस्ट का जो भी वेस्ट होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम नाम लेंगे यहां पर, एग्जाम्पल हमारे पास गोबर है जिसको आप डंग बोलते हो। इस गोबर में, चूंकि आपको पता है ये कैटल के रूमन से आया है, यहां पे मिथेनोबैक्टीरियम होता है। इसकी हम क्या कराएंगे? एनएरोबिक डाइजेशन कराएंगे। जब हम इसकी एनारोबिक डाइजेशन कराएंगे तो यहां से बायोगैस बनेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर बायोगैस को हम बोलते हैं गोबर गैस। तो इंडिया के अंदर
बहुत सारे बायोगैस प्लांट्स वहां क्रिएट किए गए, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर ज्यादा क्या होगा, शाबाश, जहां पर ज्यादा कैटल्स होंगे। ज्यादा कैटल्स मतलब डंग, ज्यादा डंग मतलब रॉ मटेरियल आपको ज्यादा मिलेगा। तो हम बोलेंगे इन इंडिया number of biogas plants were built in rural areas. क्यों? Because high amount of cattle dung, क्योंकि रूरल एरियाज में ज्यादा कंसंट्रेशन में आपको कैटल डंग मिलेगा। और इंडिया के अंदर सबसे पहले ये जो बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट इन इंडिया, यहां पे इनका बनाना वगैरह ये इनिशिएटिव किसने लिया? बायोगैस प्लांट, या हम बोलेंगे बायोगैस प्लांट फॉर्मेशन इन इंडिया इनिशिएटेड बाय, सबसे पहले ये काम किया IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा, ये जो दो इंस्टीट्यूट्स थे, इन्होंने बहुत सारा एफर्ट लगा दिया और सबसे पहले इन्होंने रूरल एरियाज में इंडिया के अंदर बायोगैस प्लांट बनाए। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। अब हम ब्रीफली देखेंगे कि इस बायोगैस प्लांट में कैसे क्या होता है। तो याद रखिए, हम ये मान के चलेंगे, ये हमारे पास देखिए भाई, बायोगैस प्लांट में क्या होता है, एक बड़ा सा कंक्रीट टैंक होता है। सर कितना बड़ा? 10 to 15 मीटर डीप होता है। लेट अस सपोज दिस इज number 1 part, that is concrete tank. It is 10 to 15 meter deep. सही बात है ना? It is 10 to 15 meter deep. और इस कंक्रीट टैंक के अंदर हम क्या काम करते हैं, देखिए आराम से। इस कंक्रीट टैंक में हम क्या काम करते हैं, हम एक इनलेट रखते हैं, हम एक इनलेट रखते हैं इधर पे, ध्यान से समझिए। जो हम यहां से इनलेट रखते हैं, इसके थ्रू हम वेस्ट्स डालते हैं। जैसे हम बोलेंगे इस इनलेट के थ्रू हम एंटर कराएंगे वेस्ट्स, किधर की ओर? शाबाश, इनसाइड द कंक्रीट टैंक, इनसाइड द कंक्रीट टैंक। और ये जो वेस्ट है, ये किस फॉर्म में हम डालेंगे? ध्यान से समझिए, ये हम डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लरी, इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। सर ये स्लरी क्या होता है? अरे भाई, स्लरी कुछ नहीं होता है, डंग होता है और इसके साथ वाटर होता है। डंग प्लस वाटर, इसको हम स्लरी बनाते हैं और ये हम एंटर कराते हैं इनसाइड द कंक्रीट टैंक। अब इस कंक्रीट टैंक में ध्यान से समझिए, इस कंक्रीट टैंक में एक अच्छा अमाउंट होगा इस स्लरी का। और इसके बाद दूसरा जो पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है फ्लोटिंग कवर। ये हमने लगा दिया फ्लोटिंग कवर। सो नंबर सेकंड इज, इधर देखिए, नंबर सेकंड इज फ्लोटिंग कवर। फ्लोटिंग कवर, ये फ्लोटिंग कवर क्या काम करेगा? इट राइजेस अप एंड डाउन। जब यहां पर इनसाइड द कंक्रीट टैंक, जब यहां पे एनारोबिक डाइजेशन चलेगी, एनारोबिक डाइजेशन जब यहां पर चलेगी, ध्यान से समझिएगा, एनारोबिक डाइजेशन के जरिए यहां से लिबरेट होंगे बायोगैस, जैसे CO2 है, मीथेन है मेजर कंपोनेंट,
H2 है। तो इन गैसेस की वजह से क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये जो कवर है ये फ्लोट हो जाएगा? राइजेस अप एंड डाउन, ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, ये फ्लोट करता रहेगा। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज फ्लोटिंग कवर। क्यों? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस किधर पे? इनसाइड कंक्रीट टैंक, और यहां पे हो जाएगी बाय एनएरोबिक डाइजेशन। अब ध्यान से समझिए, अब हम क्या करेंगे, इस फ्लोटिंग कवर के ऊपर एक हम लगा देंगे आउटलेट। आउटलेट कुछ नहीं होता है भाई, डरने वाली बात नहीं है। आउटलेट सिंपल सी पाइप होती है, ये लगा दिया हमने आउटलेट। ये सिंपल सी पाइप होती है जिसके थ्रू ये गैसेस निकलेंगे, ये बायोगैस निकलेगा। दिस इज आउटलेट। सो नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोगैस प्लांट इज आउटलेट। इस आउटलेट के जरिए क्या किया जाता है, बायोगैस कम आउट, बाहर निकलेगा, एंड बाय डिफरेंट कनेक्शंस रीच, और यही से कनेक्शंस उठाए जाते हैं, रीच डिफरेंट हाउसेस, ये घरों में पहुंचाया जाता है जहां पे ये यूज होता है, यूज्ड इन कुकिंग एटसेट्रा, कुकिंग भी, लाइटनिंग भी एटसेट्रा। आउटलेट के जरिए फिर ये मेन आउटलेट जो होता है, इससे कनेक्शंस उठाए जाते हैं, डिफरेंट घरों में लिए जाते हैं, और इस गैस का वहां पे इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पे सारा कंज्यूम नहीं होगा, कुछ वेस्ट यहां पे रहेगा। बात को समझिए, कुछ वेस्ट यहां पे रहेगा। सर उस वेस्ट को हम बोलते हैं सिपेंट स्लरी। जिसको हम यहां पे निकालेंगे, तो ये हम बोलेंगे दिस इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जिसको हम बोलते हैं स्पेंट स्लरी। तो इसको हम यूज करते हैं, यूज्ड एज मैन्योर, खाद वगैरह के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई जो बायोगैस प्लांट है कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स। नंबर 1 कंक्रीट टैंक, नंबर 2 फ्लोटिंग कवर, नंबर 3 आउटलेट। ये आप देख सकते हो यहां पर, ये हमने इनका रोल भी देखा, किसका क्या रोल होता है। सो दिस इज ऑल डन विद दिस चैप्टर। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ, वो देखेंगे क्या होगा। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।